नमस्कार, मैं हूं जयपाल सिंह। आज दो प्रमुख घटनाएं मेन रही जिस पर कि मेन फोकस रहा। संसद में रेल मंत्री ने अपना रेलवे बजट पेश किया और उत्तराखंड की जो प्रदेश की जो सियासी घटना है इस पर भी आज लोगों की निगाह टिकी रही। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार श्री पंकज मिश्रा जी। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। पंकज जी, जो रेल बजट प्रस्तुत किया है दिनेश त्रिवेदी जी ने, कितना उत्तराखंड के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये कितना मुफीद रहा उत्तराखंड के लिए? चौधरी जी, उत्तराखंड के लिए तो बिल्कुल निराशाजनक रेल बजट रहा है, क्योंकि उत्तराखंड में को ना इन्होंने कुछ नहीं दिया। उत्तराखंड जो है देश के मतलब दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा हुआ है, एक नेपाल एक चाइना। कर्णप्रयाग में इन्होंने सर्वे वगैरह करा रहे हैं, कर्णप्रयाग तक रेलवे लाइन के लिए इन्होंने बड़े बड़े दावे किए कांग्रेस सरकार ने, लेकिन इसमें उसका कहीं कोई जिक्र नहीं, केवल अभी सर्वे तक ही मामला फंसा है। दूसरा एक है कि नैनीताल वगैरह पर्यटक स्थल है, वहाँ पर काठगोदाम रेलवे स्टेशन है, बहुत बदहाल स्थिति में है। देहरादून का स्टेशन आप देख लीजिए, बदहाल स्थिति में है। दुनिया से दूर दूर से लोग यहाँ मसूरी पहाड़ों की रानी और नैनीताल आते हैं, यहाँ के लिए लोगों ने कुछ नहीं दिया। तो उत्तराखंड के लिए बहुत निराशा। क्या लगता है ये ऐसा क्यों हुआ है? क्या इसलिए कि रेल मंत्री आज तृणमूल कांग्रेस के रेल मंत्री हैं और कांग्रेस के मंत्री नहीं है, कांग्रेस के सूबे में नई नई सरकार बनी है, तो ऐसे में यहाँ के लोगों की बड़ी अपेक्षाएं थी इस रेल बजट को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं क्या यहाँ की जनता बड़ी निराश हुई है इस रेल बजट से? बिल्कुल, जनता में जरूर निराशा है, बल्कि कांग्रेस के सांसदों में भी निराशा होगी। वो क्या जवाब देंगे यहाँ की जनता को कि उन्होंने क्या किया? ये उनकी भी बहुत बड़ी हार मानी जाएगी, क्योंकि देखिए बिहार और बंगाल से ही रेल मंत्री ज़्यादातर अभी तक बनते आए हैं, अब बंगाल पहुँच गए। इनका आप पूरा देखिए, इनका आधा पूरा कार्यक्रम जो होता है अपना बिहार और बंगाल की तरफ होता है। सारी रेलवे सुविधाएँ जो गरीब रथ जितने भी ट्रेनें शायद 75 इन्होंने यहाँ चलाई हैं, इसमें आप देखिएगा 10 से 15 ट्रेनें उस रूट की ही जी। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पे पहले ही इल्ज़ाम लगते रहे हैं कि महंगाई लगातार इस सरकार के कार्यकाल के दौरान महंगाई लगातार बढ़ती रही है, तो ऐसे में जो रेलवे किराए में बढ़ोतरी हुई है इससे भी कहीं कोई महंगाई पे और असर तो नहीं डालेगी? नहीं, इस मामले में तो खैर मेरा सोचना थोड़ा अलग है कि 2002 के बाद किराए में बढ़ोतरी नहीं की गई, और किराए में कोई इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी भी नहीं की गई है। शायद 500 किलोमीटर अभी पूरा पढ़ा नहीं गया, लेकिन शायद 500 किलोमीटर पर 10 रुपये स्लीपर में बढ़ाया है और 50 रुपये AC में बढ़ाया गया है। तो किराए में बढ़ोतरी होना ठीक है, क्योंकि उससे उनका आएगा तो आगे नई ट्रेनें बढ़ाएंगे, नई लाइनें बिछाएं। लेकिन कहीं ना कहीं जो वादे इरादे या जो विज़न दिखना चाहिए था उस विज़न की इसमें कमी दिखाई देती है। आज रेलवे में की दो तीन बहुत प्रमुख समस्याएं हैं। एक कि जो इन्होंने करा है कि जो वेटिंग टिकट है उसके लिए हम नई ट्रेन चलाएंगे, इसमें झोल तो जरूर है, क्योंकि अगर पता चला कि किसी भी ट्रेन के 50 या 100 वेटिंग टिकट हैं तो 100 लोगों के लिए तो एक ट्रेन नहीं चला पाएंगे। ये तो खैर इसमें झोल वाली बात है। दूसरी है कि सबसे बड़ी प्रमुख समस्या आजकल है सुरक्षा। ये नहीं मालूम होता है कि आज ये ट्रेन जा रही है कि कहीं पलट जाएगी, कहीं लूट हो जाएगी, डकैती हो जाएगी, तो सुरक्षा पे इनको मेन ख्याल रखना चाहिए था, क्योंकि जान सबसे जरूरी है। तो क्या राष्ट्रीय, अगर राजनीति की बात करें, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ये रेल बजट कांग्रेस के कितने फेवरेबल आपको दिखाई दे रहा है? नहीं, कांग्रेस के फेवरेबल तो नहीं होगा। ये इन्होंने टोटल जो है लालू यादव की कॉपी करी है, टोटल। और दिनेश त्रिवेदी ने बाकायदा संसद में इस बात को बोला भी है कि हमने रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव का इतिहास दोहराया है, केवल उन्होंने रेल किराया बढ़ा दिया जाए तो टोटल राजनीतिक बजट है। तो अच्छा, अब बात करें हम अगर यहाँ के राजनीतिक सिनारियो की, 2 दिन से लगातार हरीश रावत कांग्रेस के लिए सिरदर्द साबित हो रहे हैं। कल से आज में जो तब्दीली आई है वो ये आई है कि कहीं ना कहीं वो बैकफुट पे आते दिखाई दे रहे हैं। तो क्या लग रहा है आपको आने वाले 1 या 2 दिन में किस तरह की तस्वीर आपको उभरती दिख रही है? देखिए, आज सुना गया कि हरीश रावत ने संसद में भी जाने से मना कर दिया, सोनिया गांधी से मुलाकात के लिए मना कर दिया। उनके कुछ सपोर्टर, उन्होंने खुद बोला कि मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, सदैव कांग्रेस के साथ रहूँगा। मेरी नाराज़गी केवल इतनी है, उन्होंने केवल इतना शो किया कि मुझसे सलाह नहीं ली गई, बस केवल उन्होंने इतनी। लेकिन उनके समर्थकों ने आज बोला है कि हम पार्टी के अंदर रहकर। क्या आपको इसमें कुछ सच्चाई दिखती है कि उनके सलाह नहीं लेके बाकायदा जब 6 से 7 राउंड की बातचीत हुई है और कहीं ना कहीं जब ये बात निकल के आई है कि वो भी एक प्रबल दावेदार थे और लोग भी प्रबल दावेदार थे, तो ऐसे में जब पूरे कांग्रेस के विधायकों ने जब ये तय कर लिया था कि सोनिया गांधी ही
नेता चुन के भेजेंगी तो नेता चुनने के बाद उनका इस तरह का रवैया, या ये क्या आपको लगता है ये रवैया ठीक है? अलोकतांत्रिक तो नहीं है ये रवैया, और साथ में कहीं ये अराजक स्थिति तो नहीं पैदा कर रहा है? देखिए, उनका पूरा नाम था, वो ये इस बात को गलत बोल रहे हैं कि उनका सलाह नहीं ली गई होगी। बिल्कुल सलाह ली गई होगी, विधायकों की ली गई है। वो इसीलिए प्रदेश पर्यवेक्षक पे आरोप भी लगा रहे हैं कि उन्होंने मेरे साथ धोखाधड़ी की, जबकि मेरे साथ ज़्यादा है, 6 लोगों ने करा। उनके आज उनके सुर, प्रदीप टम्टा के सुर बदल गए ना। एक दिनेश अग्रवाल ने खुद बोला है कि हम जो है कांग्रेस के अंदर रहकर अपनी जो है बात को रखेंगे, और एक वर्ड का यूज करा है कि हम लड़ाई जारी रखेंगे। तो कहीं ना कहीं जो कल कांग्रेस ऐसा जो हरीश रावत के साथ जितने लोग थे, कहीं ना कहीं कल ये ऐसा आभास दे रहे थे कि नई पार्टी बना सकते हैं। तो जो सुर बदले हैं 24 घंटे के दौरान, तो ये कहीं ना कहीं ये जो संभावनाएं, अलग पार्टी बनने की संभावनाएं, इस पे कितना कुठाराघात होता दिख रहा है? नहीं, पार्टी की जो कल ये धमकी दे रहे थे, इनके अपने लोगों द्वारा उड़ाया जा रहा था कि हम पार्टी बना के पार्टी तोड़ देंगे, उसमें शायद इनको लगा कि हम सफल नहीं होंगे। तो पार्टी के अंदर ही रह करके, दबाव बना करके, वो किसी अब खुद तो बनने की स्थिति में शायद नहीं है हरीश रावत। अब वो यहाँ पे आ गए हैं कि हम किसी और को नाम पे समर्थन करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अब सीधे सीधे 10 जनपद की साख दांव पे है। अब जब ये तय हो चुका है कि विजय बहुगुणा 7वें मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पर विराजमान हो चुके हैं, तो ऐसे में मुखिया बदले जाने की कितनी संभावनाएं आप देखते हैं? अगर मुखिया बदला जाता है तो सीधे सीधे 10 जनपद का अपमान है, और मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने की कोई संभावना है। इसमें एक रास्ता निकल सकता है, अभी कुछ दिनों बाद एक चीज़ आ सकती है कि कल आज विजय बहुगुणा शायद बुलाए गए हैं, कोई बैठक भी शायद इनकी होगी, बनाया जाएगा, सब सारे जोड़ तोड़ करेंगे। एक रास्ता केवल यही अगर हो सकता है तो वो भी उम्मीद। क्या कॉम्प्रोमाइजिंग फॉर्मूला निकलेगा? क्या एक लगातार राजनीतिक गलियारे में एक बात निकल के आ रही है कि कहीं ना कहीं ये दबाव की राजनीति हरीश रावत ने इसलिए खेली है कि वो कैबिनेट मंत्री का पद चाहते हैं, साथ ही कहीं ना कहीं वो अपने सपोर्टर जो कि अगर वरिष्ठता के आधार पर इस वक्त जूनियर है, तो कहीं ना कहीं इस कैबिनेट में भी वो अपना उन सपोर्टर को संतुष्ट करना चाहते हैं, उनको इसमें कहीं ना कहीं एडजस्ट करना चाहते हैं। तो आपको लगता है कि अगर कोई कॉम्प्रोमाइजिंग फार्मूला आने वाले 1 या 2 दिन में दिखाई देगा, तो वो इसी रूप में दिखाई देगा कि कैबिनेट मंत्री हरीश रावत बनेंगे और साथ में 1 या 2 लोग उनके एडजस्ट होंगे? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, यही अब होना है। इससे ज़्यादा दूसरी उम्मीद इनके पास कुछ नहीं। मैंने जैसा पहले भी चर्चा की थी, बताया था कि इसमें जो सीएम बनेगा उसके लोगों की बलि चढ़ेगी। अब ये होगा कि हरीश रावत के लोग के मंत्रिमंडल में एडजस्टमेंट करा जाएगा उनका, और हरीश रावत को कैबिनेट मंत्री पद दे दिया जाएगा। बस उसके बाद में ये कहेंगे कि हम सोनिया गांधी के कांग्रेस के सिपाही हैं, हम कांग्रेस के साथ थे, बस हमको जो है हमारी बातें पूरी करी गई, हमें सम्मान दिया गया, हम तैयार हैं। कहीं ना कहीं पंकज जी एक और बात निकल के आ रही है। अभी हाल में एक हरीश रावत ने एक स्टेटमेंट दिया है कि मैं कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब नहीं बनूंगा। एक तरफ तो वो कह रहे हैं, एक तरफ तो वो लगातार परेशानी खड़ी कर रहे हैं कांग्रेस आलाकमान के लिए, दूसरी तरफ वो परेशानी का सबब नहीं बनेंगे इस तरह के स्टेटमेंट जो है जारी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो कॉम्प्रोमाइजिंग फार्मूला है, ये फार्मूला आपको लगता है कि सेट हो चुका है? तो हरीश रावत से किसी लेवल पे कुछ ना कुछ प्रॉमिसेस हो चुके हैं और वो प्रॉमिसेस जल्दी पूरा होंगे। विजय बहुगुणा को सपोर्ट देना ये क्या इंडिकेट करता है? देखिए, मैंने जैसा कि अभी तो बताया कि ये आखिरी में इनको यही बोलना था कि मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूँ, 10 जनपद पे मेरी आस्था है। बस ये है कि इन्होंने मुख्यमंत्री पद नहीं मिला तो कुछ अपने जो उनके लिए पीछे लोग खड़े थे, जो उनके वफादार हैं, जिनको कहते हैं कि मेरे ये वफादार हैं, तो उनके लिए वो लड़ाई लड़के अपना और उनका कुछ ना कुछ हित जरूर साधा हुआ, तब जाके इन्होंने हाँ करी। कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के मैनेजर लगता है कि अपने मुहिम में कामयाब हो गए हैं। हरीश रावत का इस तरह का बयान देना कि वो इस सरकार को समर्थन देने को तैयार है और वो कहीं भी कांग्रेस का अहित नहीं होने देंगे, ये साफ इंडिकेट कर रहा है, ये साफ इशारा कर रहा है कि कांग्रेस में कोई ना कोई हरीश रावत को लेकर एक पॉलिसी डिसाइड हो चुकी है। हरीश रावत को कुछ ना कुछ हो सकता है इस रिवोल्ट के बाद कहीं ना कहीं किसी रूप में और अच्छे इनाम के साथ नवाजा जाए और उनके कुछ लोगों को जो है इस मंत्रिमंडल में जगह मिल सके। संभावनाएं यही सबसे ज़्यादा प्रबल दिखाई देती है। होना क्या है, 1-2 दिन में ये लगभग पिक्चर साफ हो जाएगी, लेकिन आज की डेट में अभी तक जो स्थिति है वो स्थिति इसी तरफ लगातार इशारा कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो संकट कल तक दिखाई दे रहा था, ये 24 घंटे के दौरान वो संकट हल होता दिखाई दे रहा है। बहरहाल
आने वाले 1 या 2 दिन निर्णायक होंगे, जिसमें पिक्चर पूरी तरह क्लियर हो पाएगी। पंकज जी आप आए, आज के इस बहस में बस इतना ही। पंकज जी आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ। धन्यवाद।